अलीशा अपने बेड पर जाकर लेट गई और मैंने लैंप बंद कर दिया, जिससे कमरे में खूब अंधेरा हो गया। इस अंधेरे में मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। भले ही वो एक बच्ची थी, लेकिन मैं तो बड़ा था। और मुझे दीन की वो बातें याद आने लगीं कि जहाँ एक मर्द और औरत अकेले हों, वहाँ नीयत खराब होने का डर रहता है। मैं सोच रहा था कि बेगम साहबा ने आखिर ऐसा फैसला क्यों किया। उन्हें चाहिए था कि वो मेरी जगह किसी खातून मुलाजमा को अलीशा के पास सुला देती। कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी थी। मेरी एक नज़र बेड पर लेटी अलीशा पर पड़ी तो इसके चेहरे को देखकर मेरी नज़र वहीं रुक गई। सोते हुए वो बहुत मासूम और किसी नन्ही परी जैसी लग रही थी। मैंने फ़ौरन अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लीं और आंखें ज़ोर से बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, ताकि इससे पहले कि मेरे दिल में कोई गलत ख्याल आए, मैं सो जाऊं। मैं दिल ही दिल में अल्लाह को याद करने लगा और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब घड़ी का अलार्म ज़ोर-ज़ोर से बजा तो मेरी आँख खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठा तो देखा कि अलीशा नींद में ही हाथ बढ़ाकर अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी बड़ी घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठा और इसके कमरे से बाहर निकल आया। आज इसका स्कूल में पेपर था, इसलिए इसे जल्दी पहुंचना था। बेगम साहबा ने जाते हुए ताकीद की थी कि अलीशा को ड्राइवर के साथ अकेले मत भेजना। इसलिए जब अलीशा तैयार होकर बाहर आई तो मैं खुद ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर इसे स्कूल छोड़ आया। स्कूल से वापस आकर मैं ज़मीनों और दुकानों का हिसाब किताब देखने बैठ गया कि कितनी गंदम आई है, कहाँ माल रुका हुआ है और क्या मुनाफा हुआ है। ये सारा हिसाब किताब मेरी ही ज़िम्मेदारी थी। मैं इन कामों में ऐसा फंसा कि मेरे ज़हन से बिल्कुल निकल गया कि अलीशा को स्कूल से वापस लेने भी मुझे ही जाना था। कानून ये था कि जब तक मैं गाड़ी में ना बैठूं, ड्राइवर अकेला अलीशा को लेने नहीं जा सकता था, क्योंकि ये बेगम साहबा का सख्त हुक्म था। मैं अपने कामों में इतना गुम था कि वक़्त का अंदाज़ा ही ना रहा। अलीशा के स्कूल की छुट्टी दोपहर 12 बजे होनी थी और इस वक़्त 1:30 बज चुका था। अचानक मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। मैंने देखा तो स्क्रीन पर बेगम साहबा का नंबर था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया वो मुझ पर बुरी तरह गुस्सा हो गईं और बोलीं, मुझे अलीशा का फ़ोन आया था, वो अभी तक स्कूल में अकेली बैठी है। तुम अब तक उसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने घबरा कर कहा, बेगम साहबा माफ़ी चाहता हूँ। मैं जहाँ ज़मीनों के हिसाब किताब के रजिस्टर देखने में मसरूफ़ हो गया था, बेगम साहबा गुस्से से बोलीं, सब कुछ छोड़ो और अभी जाकर उसे लेकर आओ। मैंने फ़ौरन सारे रजिस्टर बंद किए और भागता हुआ बाहर निकला। सामने ड्राइवर खड़ा था। मैंने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हें पता था कि 12 बज गए हैं? तुम मुझे याद नहीं दिला सकते थे कि छोटी साहबजादी को छुट्टी हो गई है? ड्राइवर ने आगे से नखरे से जवाब दिया, मैं क्यों बताऊं? बेगम साहबा तो तुम्हें हम सब मुलाजमों का बड़ा बना कर गई हैं। अब ये तुम्हारा काम है कि इन बातों का खुद ख्याल रखो, मेरा नहीं। ड्राइवर की इस बात ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। बेगम साहबा को गए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था और सारे मुलाजम सर उठाने लगे थे, वरना बेगम साहबा के सामने तो ये सब सर झुकाकर खड़े रहते थे। बहरहाल मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। वहां सिर्फ अलीशा और चौकीदार खड़े थे। अलीशा मुझे देखकर गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जब तक हम घर नहीं पहुंचे वो रास्ते भर मुझे बातें सुनाती रही और बोली, अम्मी को वापस आने दो। अगर मैंने इनसे कहकर तुम्हारी क्लास ना लगवाई तो मेरा नाम भी अलीशा नहीं, इसमें गलती मेरी ही थी। इसलिए मैं चुपचाप सर झुकाए इसकी सारी बातें सुनता रहा। जब हम घर पहुंचे वहां का हाल देखकर मेरा सर चकराने लगा। बावर्ची ने अब तक खाना तैयार नहीं किया था और सफाई वाली मुलाजमा ने भी घर का काम ठीक से नहीं किया था, बल्कि दोनों आपस में गप्पे मारने में मसरूफ़ थे। बेगम साहबा के बगैर पूरा घर ही उल्टा पड़ने लगा था। जब मैंने इन मुलाजमीन को टोका तो वो आगे से नखरे दिखाते हुए बोले, तुम भी हमारी तरह यहाँ एक मुलाजम ही हो, ज़्यादा हमारे सर पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बेगम साहबा के बिना बिल्कुल परेशान होकर रह गया था। खैर मैंने अपनी निगरानी में मुलाजमीन से ज़बरदस्ती सारा घर साफ करवाया और रात तक मैं बुरी तरह थक चुका था।